हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 01 पे। और आज तैयार हैं हम एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो +1 क्लास के लिए है और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सभी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एटॉमिक मॉडल्स। आपने देखा कि डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिफरेंट मॉडल दिए हैं। जैसे सबसे पहले जे थॉमसन आए, वाटरमिलन मॉडल उनका था। उसके बाद रदरफोर्ड आए, नील्स बोहर आए, जिन्होंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल थे। अब देखिए, एटॉमिक मॉडल्स की हम चर्चा करते हैं। जैसे ही एटॉमिक मॉडल्स की बात होती है, किसकी डिस्कवरी के बाद? सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। इनकी खोज होने के बाद अब जो है हमारे पास एटॉमिक मॉडल देना था हमें कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है और ये सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे एडजस्ट होते हैं एक एटम के अंदर। क्योंकि हमें पता लग गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी कंटेन है। तो किस प्रकार का एडजस्टमेंट है कि कहाँ पे न्यूक्लियस है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही हैं, किस तरह का मॉडल होगा, उसके लिए जो है रिसर्च स्टार्ट होती है। और देखिए, जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनकी वजह से अब देखिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा गया। जैसे टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, भी एटम को स्टेबल बनाना है और उसके लिए उनका एडजस्टमेंट कैसा होगा, इस बारे में चर्चा हुई। सेकंड था कि कंपेयर बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। कैसे हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स का बिहेवियर, ठीक है, या बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन टर्म ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों के हिसाब से उनका बिहेवियर कैसे चेक करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से किस प्रकार कंपाउंड जनरेट हो रहा है, ये भी एक दुविधा थी साइंटिस्ट के लिए कि कैसे हम एटॉमिक पार्टिकल को रखें जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जिससे कि हम कंबाइन करते हैं और कंपाउंड जनरेट होते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। नेक्स्ट था ओरिजिन और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन बाय द एटम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर भी एक पूरा का पूरा टॉपिक हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वो किसी भी एटॉमिक पार्टिकल के द्वारा, जो हमारे सब पार्टिकल हैं, वो कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे एमिट करते हैं और फिर वो हाई एनर्जी स्टेट में जाता है। इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, अब इसके बेसिस पे जब इनको एडजस्टमेंट करना था सब एटॉमिक पार्टिकल को, तो डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट ने अपने मॉडल दिए हैं। सबसे पहला जो मॉडल दिया वो जे थॉमसन ने दिया। सबसे पहला मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने। और जो जे थॉमसन थे उनका जो मॉडल था वो कौन सा मॉडल था? वाटरमिलन मॉडल, जिसको हम बोलते हैं। उनका मॉडल का नाम क्या था? वाटरमिलन मॉडल। और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसका नाम क्या दिया उन्होंने? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देखिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था? उन्होंने कहा कि वाटरमिलन की तरह होता है एटम। एटम कैसे है? वाटरमिलन की तरह है। वाटरमिलन आप सभी ने देखा है, ठीक है, आप सभी ने वाटरमिलन को देखा है। आपने देखा है कि उसके अंदर एक रेडिश पार्ट होता है और उसके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के। तो उसने कहा कि जो ब्लैक कलर के सीड हैं वो है एज ए इलेक्ट्रॉन, और जो रेड कलर का पार्ट है वो उसका प्रोटॉन पार्ट है, यानी जिसके अंदर उसका मास कंटेन है, ठीक है। उन्होंने उसको वाटरमिलन मॉडल दिया, ठीक है। वाटरमिलन मॉडल के अंदर उन्होंने ऐसे माना कि एक स्फेरिकल वे है जिसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा बाकी सारा पार्ट क्या है? पॉजिटिव पार्ट है, जो रेडिश पार्ट होता है वाटरमिलन का। तो इसलिए इन्होंने जो मॉडल था उसको वाटरमिलन मॉडल बोला गया, ठीक है। ये इन्होंने सबसे पहले ये मॉडल दिया था, ठीक है। और इन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिस्ट को बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसलिए इनका ये जो मॉडल था, लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि इसके बाद की कुछ जो रिसर्च हुई उनमें देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में इन्होंने इतना कुछ नहीं बताया। तो मतलब इनका बहुत सिंपल मॉडल था जो इन्होंने वाटरमिलन के रूप में दिया, लेकिन ये सबसे पहले डिस्कवरी थी तो सोचा गया कि शायद इस प्रकार का होगा। लेकिन इसके बाद जो डिस्कवरी होती है, इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल हमारे पास आता है रदरफोर्ड मॉडल।
वो मॉडल काफ़ी अच्छा मॉडल है, इसके बारे में अभी आप 9th क्लास में पढ़ते हैं और आपने थॉमसन मॉडल भी 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल आता है। रदरफोर्ड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया और उसके पास अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया, ठीक है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। देखिए रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या था, उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की। देखिए उन्होंने जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल का मैं यहाँ से बम्बार्डमेंट करवा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड फॉइल के एटम हैं, ठीक है। गोल्ड फॉइल के एटम हैं और गोल्ड फॉइल के एटम कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एटम्स थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि बहुत से पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल हैं विदाउट डिफ्लेक्शन मूव कर रहे हैं। उनमें से बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ का डिफ्लेक्शन इस तरह का है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, बहुत कम हैं ऐसे जो डायरेक्ट आते हैं और एक सेंटर से टकराते हैं और वापस चले जाते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आते हैं और उसी डायरेक्शन में वो बैक चले जाते हैं। तो अब उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या थी, अब देखिए उन्होंने ये ऑब्जर्व की चीज़ें, क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ चीज़ें सामने आई। उनकी जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनइफेक्टेड, गोल्ड अनडिफ्लेक्टेड। मतलब कि ज्यादातर क्या थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है पास हो गए गोल्ड फॉइल में से बिना किसी डिफ्लेक्शन के। दूसरा उन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा, उन्होंने देखा कि ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, small fraction of particle deflected by some angle, deflected by a small angle। अब कुछ जो हैं वो थोड़े स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, जैसे कि हमने ये देखा कि वो क्या है, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। एंड ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, वेरी फ्यू पार्टिकल और बाउंस्ड बैक, बाउंस्ड बैक मतलब उसी डायरेक्शन में वापस चले जाना, ठीक है। बहुत कम ऐसे थे जो बाउंस्ड बैक चले गए, ठीक है। मतलब इसने लिखा है 1 in 20,000, 1 in 20,000 यानी 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि वापस बाउंस्ड बैक उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, ठीक है। तो ये कुछ इसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब ऑब्जर्वेशन के बाद अब उसने अपने कुछ थ्योरी दी, ठीक है। ऑब्जर्व कर लिया उसने कि मुझे कुछ ऐसा ऐसा ऑब्जर्व हुआ। अब उसने क्या कहा, अब उसके रिगार्डिंग उसने कुछ कंक्लूजन दिए। नंबर 1, पहला उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है। अब बहुत से अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, तो इसका जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन था वो क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम आर एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा था, एम्प्टी था, मतलब खाली था।
दूसरा क्या देखा इन्होंने, दूसरा इन्होंने देखा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं है, क्योंकि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द एंगल। अब जो अल्फा पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से ये क्या शो करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल पोर्शन में। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, किसी ना किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड वेरी फ्यू पार्टिकल बाउंस बैक। तीसरा पॉइंट क्या था, वेरी फ्यू पार्टिकल बाउंस बैक। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, कोई ना कोई एक ऐसी जगह है जहां पे होल टोटल मास कंटेन किए हुए है, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस। उसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस दिया। उन्होंने इसको न्यूक्लियस कहा। उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। और उन्होंने कहा कि जो साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। साइज क्या था उसका, वेरी स्मॉल था। ठीक है, ये तीन जो कंक्लूजन है वो रदरफोर्ड के सामने आए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अब रदरफोर्ड जो मॉडल था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब उसने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की कुछ, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन निकालने के बाद उन्होंने फिर अपना मॉडल दिया, एटम का मॉडल कि एटम में ये सभी चीज़ें कैसे एडजस्ट हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, ठीक है, ये सभी किस तरह से एडजस्टेड हैं, किस तरह से एडजस्ट की गई हैं, उनके बारे में उन्होंने कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन के बेस पे न्यूक्लियर मॉडल दिया। और वो न्यूक्लियर मॉडल का फर्स्ट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड जो मास है वो एक स्मॉल पोर्शन में कंटेन है, और उसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस। उसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट था न्यूक्लियर मॉडल का, जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल था, वो था कि इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ का नाम क्या दिया गया, ऑर्बिट। और उसको क्या बोला गया, ऑर्बिट्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्या बोला गया, ऑर्बिट्स। अब जो थर्ड पॉइंट सामने आया कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction। अब जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट हैं, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये तीन कंक्लूजन जो हैं रदरफोर्ड मॉडल के थे। रदरफोर्ड मॉडल ने सबसे पहले बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जिसमें सारा मास कंटेन है, उसको नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके मूव अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसको उसने क्या बोला, ऑर्बिट्स। और थर्ड पॉइंट आया सामने कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वो कैसे एडजस्ट हैं एक दूसरे के साथ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। ठीक है, एक दूसरे के साथ बाइंड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। हम इसकी ड्रॉबैक पढ़ेंगे। अब इसकी ड्रॉबैक्स क्या रही, देखिए, जिस प्रकार अब इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं, तो ठीक इसी प्रकार अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे काम करता है
उसको हम अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे होता है G(m1 m2 r²). अब देखिए m1 m2 क्या है, जो दो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, एक सेंटर में है और दूसरी चीज़ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उन दोनों का मास है, ठीक है। और r क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ठीक यही का यही मेथड एटॉमिक मॉडल के ऊपर। तो एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने देखा कि बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यही का यही चीज जब इसमें लगाया गया तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रखा, अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रखा गया K Q1 Q2 अपॉन जो इनके बीच का डिस्टेंस है R इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला रखा गया। लेकिन अब एक और कंडीशन आती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। जैसे वो मूव करता है ना, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, तो दे जनरेट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी मैक्सवेल ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी गई मैक्सवेल के द्वारा, जिन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट करता है। तो जिससे क्या है, इसकी एनर्जी डिक्रीज होती रहती है। तो एक दिन ऐसा होगा, अगर एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी तो वो कहाँ पे आके डिप कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो था रदरफोर्ड का वो यही था कि इन्होंने कहा कि इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज। और एक दिन ऐसा आता है कि वो कहाँ पे चला जाता है, ऐसे डिक्रीज एनर्जी जो घूम रहा था और एक दिन वो आके न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके बाद के एटॉमिक मॉडल हमने देखे हैं, उनके अंदर देखा है कि वो तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर जाता तो फिर तो इसका मतलब एक दिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चले जाएंगे और एटम क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन एटम जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट ड्रॉबैक था। अब सेकंड ड्रॉबैक क्या था, फर्स्ट ड्रॉबैक तो हमने समझ लिया है कि किस प्रकार फर्स्ट ड्रॉबैक सामने आया। अब सेकंड ड्रॉबैक क्या था, जो इसका सेकंड ड्रॉबैक था कि ये इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और इसको इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स। जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक पाथ हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको नाम इन्होंने क्या दिया, ऑर्बिट्स। लेकिन किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है इसके बारे में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। ये इनका सेकंड ड्रॉबैक था। आज हमने दो मॉडल के बारे में पढ़ा, एक जे थॉमसन ने दिया है जिसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, उसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे वाटरमेलन में सीड और रेड पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा मॉडल हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में चर्चा की। उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया गोल्ड फॉइल के ऊपर। उन्होंने सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन देखी। उन 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फिर उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाले और वो जो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन थी उनको उन्होंने काउंट किया और उसके बाद 3 चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहला कि जो मास कंटेन है सारे के सारे एटम का, वो एक छोटा पार्ट है, उसको उन्होंने न्यूक्लियस बताया। वो क्या है, बहुत स्मॉल पोर्शन है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको उन्होंने क्या बताया कि वो क्या है, ऑर्बिट्स है। उन्होंने उसका नाम क्या दिया, ऑर्बिट्स दिया। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो उनका था कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे होल्ड हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारे पास क्या था, रदरफोर्ड मॉडल था। लेकिन इसकी भी कुछ ड्रॉबैक थी। सबसे पहले ड्रॉबैक इन्होंने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम होती रहती है, रेडिएशन उसमें से निकलती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। लेकिन ये क्या था, अनस्टेबिलिटी को बताता था एटम की, लेकिन एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये इनका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में
अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। आज का टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।